नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं रियल इस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों में से बेहतर क्या है और आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतरीन होगा, तो हम लोग शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड ग्रुप ऑफ शेयर्स का एक मीन्स यू कैन से दैट एक ग्रुप ऑफ शेयर्स हैं, उसमें आप पैसा लगा रहे हो। लेकिन आप कैसे पैसा लगा रहे हो, देखो समझो मेरी बात। अगर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हो तो आप उसमें डायरेक्ट पैसा लगाते हो, ठीक है। आप किसी भी मीडिएटर के थ्रू, जीरोधा वगैरह के थ्रू आप उस पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन जब आपका पैसा कोई थर्ड पर्सन लगाता है, ठीक है, और वो आपके पैसे को एक कंपनी में ना लगा के 100 कंपनी में लगाता है, अलग अलग कई सारी कंपनी, 100, 10, 5 जो भी उसको समझ में आए, अपने हिसाब से मैनेज करके उस पैसे को आपको फिर एक वापसी देता है कुछ अच्छे रिटर्न्स के साथ में, 15, 10, 20% के, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब जो पैसा आपसे ले रहा है, जो वहाँ पे आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, उसे कहते हैं फंड मैनेजर। जिस इंस्टीट्यूशन में आपका पैसा जाता है वो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, एएमसीज होती हैं, ठीक है। जैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड के अलग अलग म्यूचुअल फंड के अलग अलग एएमसीज हैं, ठीक है। और आपका एक फंड मैनेजर होता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का सिस्टम। अब म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करते हो दोस्तों? हर दिन सुनते होगे, हर ऐड में सुनते होगे, यूट्यूब पे, गली गली, हर जगह एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है एसआईपी, एक तरीका है लमसम। तो इसमें आप एसआईपी करवा सकते हो या फिर लमसम करवा सकते हो। अब लमसम एसआईपी करवा कैसे सकते हो दोस्तों? किसी भी आजकल आप ग्रो वगैरह कोई भी ऐप लेकर अगर आप उस पर जो है शुरू करोगे, देन आफ्टर आप एसआईपी और उसके लिए लमसम लिए तुरंत पोर्टल पर आ जाओगे और अपना इन्वेस्टमेंट कर दोगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम देखें कि इस पे रिटर्न आपको कितना मिलेगा, तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 20% के आसपास का रिटर्न आपको मिल जाएगा आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे एनुअल, ठीक है। तो बेहतरीन चीज़ है भाई, 10 से 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन रुको दोस्तों, एक चीज़ आप समझ के चलना कि इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स मार्केट, म्यूचुअल फंड्स इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब कि आपको रिस्क भी उठाना पड़ सकता है। मान लीजिए फंड मैनेजर है, इंसान है, उनकी एमसीज है, उनसे कोई गलती हुई या उनकी इन्वेस्टमेंट पे से कुछ गलती हुई, तो आपके रिटर्न्स में घटौती, मतलब नीचे गिरना रिटर्न्स का, तो वो आपको देखने को पड़ेगा ही। और अगर ग्रेट डिप्रिशिएशन या डिप्रिशिएशन जैसी चीज़ें आती हैं, तब आपके पोर्टफोलियो पे डायरेक्ट असर दिखेगा, आपका भी पैसा घटेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो। टैक्सेशन, आप टैक्स पे छूट नहीं पाते हैं, जो कमाते हैं उस पे जो भी उस समय का वैलिड टैक्स होता है वो आपको देना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे आज के ज़माने में पैसा अगर आप रखे रहोगे अपने पास हमेशा, देन आफ्टर या सेविंग अकाउंट में रखोगे, तो 4% तक का इंटरेस्ट ही आपको मिलता है। मतलब कि 1 लाख पे 4,000 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। और अगर आप वही म्यूचुअल फंड के साथ लेकर चलोगे तो जनरली अगर सब कुछ अच्छा गया तो आप 1 लाख पे 15,000 तक का रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में या बड़ी कैपिटल पे, अब इसी को लेकर चलो कि 1 करोड़ पे 4 लाख और 1 करोड़ पे 15 लाख, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ ना। तो इस जो मेजर डिफरेंस इन रिटर्न्स होता है, टैक्स देकर भी वहाँ पे मान लीजिए 5 लाख टैक्स देके भी 10 लाख बचा, यहाँ भी टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आप टैक्सेशन स्लैब में आ गए तो यहाँ 3.5 ही लाख बच रहा है। तो इन दोनों केस में आपको यही दिखेगा कि यार 3.5 लाख कहाँ 10 लाख, 3-4 गुना का अंतर है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके उधर तो हम अपना इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड का सिनेरियो। आप ही के पैसे को लेकर कंपनीज में लगाना, शेयर में डायरेक्ट आप ना लगा के किसी थर्ड पर्सन को देकर अपना पैसा लगवाना, और उससे आप रिटर्न्स कमाते हैं, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल लोग होते हैं और आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में आप खुद रिसर्च करते हो, ज़मीनों को खरीदते हो, बेचते हो और उस पर प्रॉफिट कमाते हो। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आप याद रखिएगा, ज़मीन को खरीदने या रियल एस्टेट में या किसी भी हाउस को परचेस करने के पहले ये ध्यान रखिएगा, मौके पे आप जितना प्राइस नीचे लेकर चले जाओगे। मान लीजिए इस पर्टिकुलर चीज़ की रियल वैल्यू 10 लाख है, जो मार्केट में आपको दिख रहा है कि हाँ 10 लाख है, तो अगर आप उसे 8 पे ही परचेस कर लेते हो, आप समझा के तोड़ के प्राइस 8 तक ले आते हो, देन आफ्टर आप ऑटोमेटिक पहले ही दिन से 2 लाख के प्रॉफिट में आ गए। यहाँ पे रिटर्न और इंटरेस्ट रेट का कोई झाम नहीं है। फिर भी आप 10 से 12% के इंटरेस्ट रेट के साथ ग्रो करते चलोगे, अगर आपने 10 की प्रॉपर्टी 10 की ही खरीदी तब भी। अब इसके बाद में आप जब भी इसे सेल करते हो, उस समय पे आपको तो कोई एक्सपेंस नहीं करना होता, वो आपका परचेसर ही स्टैम्प ड्यूटी, कोर्ट फीस एंड लॉयर्स की फीस देता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज सेम फीस आपको देनी होती है, लॉयर की, स्टैम्प ड्यूटी एंड द कोर्ट फीस वगैरह, जो भी आपका पड़ जाए उस समय पे, जो भी एक्सपेंसेस आए पेपर्स के, वो आपको देने होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज और सेल। टैक्सेशन की बात करें तो भैया रियल एस्टेट से भी आप जो भी कमाते हो उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। अगर आप 24 महीने से पहले उसे बेच देते हो, उस पर प्रॉफिट कमाते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल
गेन टैक्स देना होगा। 24 महीने के बाद बेचते हो तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और दोनों ही केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आप बचत भी करवा सकते हो अगर आप किसी सीए से मिलो, या फिर अगर आप घर खरीद के घर बनवा रहे हो या घर बेच के घर बनवा रहे हो। इन सब सिनेरियोज में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो आप किसी भी सीए से मिलकर आप बात करके उन भी टैक्सेशन से फ्री हो सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका दोनों का पूरा जो ओवरऑल मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब आप सोचो कि हमें म्यूचुअल के साथ जाना है या हमें रियल एस्टेट के साथ जाना है। दोस्तों मेरी एक बात समझ के तुम चलो, अगर आप पर्टिकुलर कंपनी के ओनर होना चाहते हो, मान लो जैसे कि टाटा है, आप टाटा की गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको टाटा खरीदने का इच्छा है तो आप उसके छोटे से हिस्से को खरीद सकते हो। शेयर्स से बोलते हैं। आपको दिख रहा है टाटा बहुत अच्छा कर रही है, मेरे अलमीरा के नमक से लेके हमारी गाड़ी तक टाटा की है, तो आप टाटा के शेयर्स जरूर खरीदो भाई। टाटा परफॉर्म कर रही है अच्छा, और आप एक टाटा के ओनर हो, टाटा ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे, नॉर्मल सी बात है। या फिर आप देखो कि प्रेडिक्ट करो थोड़ा सा फ्यूचर की क्या होने वाला है। आने वाला भविष्य पेट्रोल डीजल का नहीं है, आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है। आप देखो कौन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में उस्ताद हो रहा है इस समय, टाटा। तो और सीधी बात कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में टाटा जा रहा है तो इसका मतलब टाटा बेहतर करेगा। अब देखो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को किन चीज़ों की नीड है, बैटरी की नीड है। कौन सी बैटरी कंपनी इन फ्यूचर बेहतरीन करती चल रही है, तो भैया ये प्रोडक्शन कंपनी है, ये लिथियम आयन बैटरी बनाती है या पर्टिकुलर बैटरी बनाती है, उसके साथ आप इन्वेस्ट करो। उसके बाद भी आप रिसर्च करते रहो कि क्या ऐसा तो नहीं इन फ्यूचर लिथियम आयन का काम बंद हो जाए, लिथियम आयन बैटरीज का, और कोई नया आने वाला फ्यूचर है और जो लिथियम आयन बैटरीज का नहीं है। उस केस में भी आप एक चीज़ देखो कि हाँ कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेकर तो नहीं आ रहा है, कोई नया बंदा जो आगे चल के बहुत सक्सेसफुल हो। उस समय उसमें शुरुआत में अगर आप इन्वेस्ट करते हो विश्वास करके और सही रिसर्च करके सही बंदे को पकड़ के, तो आपको पता है आज एप्पल, गूगल, ये सब क्या बन गया। ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? ये सब शुरुआत हुई छोटे से वेयर हाउस से। और इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले रहे हो, तो इसका मतलब आप उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो जो म्यूचुअल फंड में आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इनका इन्वेस्टमेंट है कहाँ पे, किस सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट है। जनरली उस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आपको उस सेक्टर, जैसे कि कोई डेट फंड्स में कर रहा है, तो डेट मतलब कि आप इक्विटी में नहीं कर रहे हो, आप कंपनीज में नहीं कर रहे हो, आप किसी बॉन्ड्स में कर रहे हो, तो उस समय आपको इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड को पकड़ के चलना है। तो आप इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड को अगर पकड़ के चलोगे तो आपका पैसा कंपनीज में लगेगा, शेयर्स में लगेगा, आप डायरेक्ट शेयर्स में लगा सकते हो। ओवरऑल आपको ये दिखेगा कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है स्टॉक मार्केट में। लेकिन दोस्तों जितनी ग्रोथ है उतना बड़ा रिस्क भी है। आपका एक गलत डिसीजन आपके पैसे को लेकर जा सकता है, और हाथ से अगर प्रिंसिपल अमाउंट चला गया तो आप समझ सकते हो कुछ नहीं बचता। उसके बाद अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आपके पास एक रियल थिंग होती है जो लोगों की नज़र में होती है, और आपके पास ग्रोथ, उससे एक बेहतरीन ग्रोथ मिलती है। हर किसी को पता है आज के कुछ साल पहले जो ज़मीन की कीमत थी आज उससे 10 गुना, 5 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक का डिफरेंस मिल जाता है ज़मीनों में। आप रिसर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, कहीं कहीं पे 1 रुपया 100 रुपया 200 रुपया एकड़ में ज़मीन थी, और आज उस ज़मीन की कीमत करोड़ रुपए में है। तो डिफरेंस समझ सकते हो ना। उसी तरीके से कंपनी, कोई कंपनी का शेयर 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये का लिस्ट हुआ, आज 5000, 10,000, 400, 500, 200 में है। तो इन दोनों में ही बेहतरीन ग्रोथ आपको मिल सकती है, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करके आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हो और सेफ खेलना चाहते हो कि मेरा पैसा एक कंपनी में न लग के 100-200 कंपनी में लगे, मोस्ट वेलकम। आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जाओ, आपका ही पैसा उठा के फंड मैनेजर्स कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, और आप एक हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के फ़ायदे से 15 से 20% का रिटर्न कमाते चलते रहोगे। तो दोस्तों इन दोनों में से आपको जो भी बेहतर लगा हो, मेरे लिए तो रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड दोनों ही बेहतर है, लेकिन इन केस ऑफ सेफ्टी रियल एस्टेट इज मोर बेटर देन म्यूचुअल फंड। इन केस ऑफ रिटर्न्स म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो बेटर, बट रियल एस्टेट कांट बीट रियल एस्टेट इन द रिटर्न्स। मतलब रिटर्न्स में तो दोनों बराबर है, लेकिन सेफ्टी में रियल एस्टेट थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। और हमेशा याद रखिएगा इस दुनिया में 80% अमीर लोग रियल एस्टेट से बने हैं, तो रियल एस्टेट तो सबसे हमेशा आगे रहेगा, उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। राजे महाराजों के पास सब कुछ होता था, उसके बावजूद भी दे ऑलवेज फाइट फॉर रियल एस्टेट। ओके, तो आप समझ गए कि रियल एस्टेट इज़ द विनर। बट अगर आप भी नए इन्वेस्टर हो और आप
एक चाहते हो कि मेरे पास बहुत पैसा नहीं, मैं छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो म्यूचुअल फंड के साथ चले जाओ, और जब आपके बड़ा पैसा आए ना तब रियल एस्टेट को ही प्रेफर करना। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और कमेंट में अपनी सारी क्वेरीज को लिख दो। कहीं पे हमसे गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करिएगा। जय हिंद दोस्तों।